बच्चे तो हम लोग स्टार्ट करें अलग। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है जैव विकास। ठीक है, तो चलिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट लिखा हो गया, निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। यानी कि जो निम्न कोटि यानी जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा नहीं है, जिसका नेचर कोई पूरी तरह से विकसित नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्रजनन द्वारा या किसी भी तरह से क्या कर रहा है, खुद का विकास कर रहा है और अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति कर रहा था, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास, जीवन का विकास मान लो जैव विकास यानी कि। कुछ वैज्ञानिक उनका नाम को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि लामार्क हो गए, डार्विन हो गए, वैलेस हो गया और डीवरिज। इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है जैव विकास के अंदर, लामार्क का, डार्विन का, वैलेस का और डीवरिज का। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है उसी में पढ़ते हैं। जैव विकास के अंदर पढ़ना है समजात अंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस समजात, समजात का मतलब क्या लग रहा है, जाति सेम होना चाहिए, ऐसा इस टाइप को लग रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या होगा, मूल रचना और जो भ्रूणीय परिवर्धन है, यानी कि जिस समय बच्चा में जो होता है, जैसा हाथ पैर होता है, वो बिल्कुल एकदम सेम रहेगा, लेकिन वो बाहर से बिल्कुल दिखाई देगा। बहुत सारा ऐसा ऐसा जीव है जिसका क्या होता है, मूल रचना एकदम सेम है, भ्रूणीय परिधान भी सेम है, परिवर्तन यानी कि जो बच्चा में एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा तो क्या होगा, उसका जो बाहरी अंग है वो असमान दिखाई देगा। तो उसी को बोलेंगे समजात अंग, ऐसा अंग जो दिखाए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लेकिन बनता हो एकदम एक तरीके से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे समजात अंग। जैसे क्या, देखो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे ठीक से। यहाँ पे देखो, सील के फ्लिपर, जो सील मछली होता है उसका जो फ्लिपर होता है, जो पंख होता है, वो हो गया चमगादड़ के जो पंख होते हैं, घोड़े की जो अगली टांग होती है, बिल्ली का जो पंजा होता है और मनुष्य का जो हाथ होता है, इस सब का मौलिक रचना सेम होगा। यानी कि जब बच्चा होगा यानी कि जब छोटा होगा, क्योंकि उसका विकास जब सबका सेम तरीके से होगा, लेकिन जैसे 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 ही बड़ा होता है सबको क्या होता है, दिखाई डिफरेंट। जैसे फ्लिपर है जिसके पंख की तरह दिखाई देता है, चमगादड़ का पंख हो तो और बड़ा दिखाई देता है, घोड़े की अगली टांग तो टांग की तरह दिखाई दे रहा है, पंख भी नहीं दिखाई दे रहा है वो, बिल्ली का पंजा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, सब क्या अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सबका विकास हुआ है जो मतलब एक समान तरीके से हुआ, तो इसी कारण उसको क्या बोलेंगे, समजात अंग बोलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है समरूप अंग। समरूप मतलब क्या हो रहा है, रूप, यानी कि दिखाई सेम दे, रूप सेम हो, इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। यानी कि समान दिखाई दे, यानी कि बाहर से बिल्कुल एकदम सेम टू सेम दिखाई दे, लेकिन उसका मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन जो है भिन्न भिन्न हो, यानी कि वो बना है डिफरेंट तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप। जो दिखाई समान दे लेकिन उसका रचना और मूल रचना और क्या भ्रूणीय परिवर्तन क्या हो, भिन्न हो, तो उसको बोलेंगे समरूप अंग। अब एग्जाम्पल समझते हैं कैसे कैसे। तितली हो गया, तितली का जो पंख हो गया वो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, तीनों को देखो, तीनों तो पंखी की तरह दिखाई देता है, लेकिन तीनों बनता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तीनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन लगता है क्या, पंखी है, बाहर से दिख रहा है कि वो पंख है, लेकिन उसका जो मूल रचना और जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो तीनों का डिफरेंट होगा। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख, ठीक है, ये तीनों अलग अलग होता है, याद रखना। तितली के पंख की रचना शरीर के भित्ति के भंज द्वारा होता है, पक्षियों के पंख की रचना उसके अग्रपद द्वारा होता है, जो पक्षी का जो पंख बनता है उसके आगे के पैर जो है वही पंख में कन्वर्ट हो जाता है, तो अग्रपद द्वारा बनता है। और वही बोला, चमगादड़ के पंख की रचना जो हाथ के 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से बनती है। और जो चमगादड़ का जो पंख होता है एक तरह से हाथ होता है वो, समझे, इसका हाथ हो गया, इसका पाँव हो गया, इसका क्या हो गया, भंज हो गया, तीनों का सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन क्या है, बाहरी रचना क्या है, सबका सेम काम है, दिखाई सेम तरीके से दे रहा है, इसी को बोलेंगे समरूप, यानी दिखाई जो दे समान रूप से जो दिखाई दे उसको बोलेंगे समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है अवशेषी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल में वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्टिजियल, उसको बोलेंगे अवशेषी अंग। ऐसे अंग जो जीवों की पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसा अंग जो इसका पूर्वज जो थे, जो हमारे पूर्वज हैं या किसी भी चीज़ का पूर्वज हैं, वो पहले उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता गया, बढ़ते गए वो चीज़ जो जो अंग है वो धीरे धीरे क्या, उसका इस्तेमाल नहीं होने लगा, तो अपने आप वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। मनुष्य में देखो, मान लो कितना अंग था जो कि पहले हमारे पूर्वज में थे, अब नहीं है। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, या सोच लो 100 ऐसे अंग है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते ही नहीं है, 100 अवशेषी अंग हमारे मनुष्य के अंदर पाया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स जो को याद रखने होंगे, जैसे लिखा हुआ कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव जो है कौन सा है, प्रकाश संश्लेषित जीव की बात की जा रही है, पौधा नहीं है, अब जीव है, वैसा जीव जो क्या करता है, प्रकाश के द्वारा जिंदा रहता है। तो वो पहला कौन था, तो पहला जो था उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम जो प्रकाश संश्लेषित जीव खोजा गया तो उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का जो विकास हुआ कैसे हुआ, तो पक्षियों का विकास हुआ सरीसृपों से, जैसे कि सांप क्या होता है, सांप होता है सरीसृप हो गया, छिपकली हो गया ये भी सरीसृप होता है, तो जो पक्षी बना किससे बना है, सरीसृप से बना, मछली हो गया ये भी सरीसृप होता है। तो याद रखना, पक्षियों का विकास कैसे हुआ, सरीसृपों से हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ कि जल स्थल चर जीव, यानी कि जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ, देखो यहाँ मछलियों से हुआ, ये बोला गया है। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ, यानी कि सांपों वगैरह से हुआ। लेकिन वही जल स्थल चर, जो जल में भी है और स्थल में भी चल रहा है, उसका विकास किससे, मत्स्य से, मछली से हुआ। जैसे मेढक को सोच लो, मेढक क्या रहता है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, तो उसका विकास किससे हुआ, मछली से विकास बन के क्या बन गया, जल स्थलचर बन गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ। स्तनी वर्ग जिसमें स्तन पाया जाता है, जिसे हम लोग हैं, मनुष्य में भी स्तन पाया जाता है, जो महिलाएं होती है उसमें स्तन पाया जाता है, तो वो भी उनका विकास भी क्या है, सरीसृपों से ही हुआ। तो याद रखना, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी क्या है, सरीसृपों से हुआ है। जिसका जिसका स्तन होगा समझ लो कि वो सरीसृप से ही बने। ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा हुआ जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, तो सबको पता ही होगा जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ अनेक ऐसे प्राचीन काल जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्वान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों के परिरिक्ष मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। यानी कि ऐसा चीज़ जो पहले था लेकिन अब नहीं है, वो विनाश में क्या चला, जमीन के अंदर चला गया, और बहुत साल बाद उसको हम निकालते हैं तो क्या ऐसा जीवाश्म निकलता है, उसी को क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। ठीक है। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। सिंपल। ऐसा चीज़ जो कि पहले बहुत पहले था वो विलुप्त हो गया, वो जमीन के अंदर चला गया, बाद में उसको निकाला तो जीवाश्म कहलाया, और उसके स्टडी को बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है, नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम क्या है, जैव विकास के सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, जैव विकास के सिद्धांत में बहुत सारे वैज्ञानिक उनका भिन्न भिन्न राय है, तो कौन कौन है भाई देख लेते हैं। पहला जो दिया गया लैमार्कवाद दिया गया। लैमार्कवाद क्या है, इसको नाम रखा गया, अंग्रेजी में बोलते हैं लैमार्किज्म। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसने लैमार्क नहीं दिया है इसलिए बोलते हैं। लैमार्क ने क्या बोला, सन 1809 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक उनका किताब था। उसी में उन्होंने बोला क्या, कि जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहते हैं कि प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, और इन जीवों पर पर्यावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक, और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इस अंग से कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके। कुल मिलाकर ये बोला गया लैमार्क के द्वारा, उनका एक पुस्तक था जिसका नाम था क्या, उसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। उन्होंने ये बोला कि जीवों का जो अंग है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। उसमें ऐसा प्राकृतिक नेचर होता है, यानी कि नेचुरल उसका प्रॉपर्टी है कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा, विकास करेगा ही। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें सीधे पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा तो उसका क्या होगा, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएंगे। ठीक है। और भिन्न भिन्न अंगों का भिन्न भिन्न उपयोग होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो हमेशा समय के साथ बदल रहे हैं, पर्यावरण के साथ क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं। तो उसी को बोलेंगे क्या, लैमार्कवाद बोलेंगे। और इसी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत। उपभोग मतलब उसका इस्तेमाल का सिद्धांत। अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत पे किसी को बोलेंगे, लैमार्कवाद को ही बोलेंगे। ठीक है। किसने दिया, तो लैमार्क ने दिया। उदाहरण के लिए देख लो जिराफ। जिराफ की जो गर्दन लंबा होता है, क्यों लंबा होता है, क्योंकि पहले क्या था, पेड़ लंबे हुआ करते थे, तो क्या खाने के लिए वो लंबा लंबा खाना शुरू कर, इसलिए क्या हो गया, जिराफ बन गया। नेक्स्ट लिखा उप प्रजाति लक्षणों का अध्ययन टोटोलॉजी कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा उपार्जित लक्षणों। उपार्जित मतलब क्या होता है, जो नया नया लक्षण पैदा हुआ है किसी भी जीव के अंदर, उसी को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। तो उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। ये ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। टोटोलॉजी का मतलब क्या होगा, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, टोटोलॉजी। नेक्स्ट आता है सेकंड में आते हैं डार्विन जी। डार्विन जी ने दिया क्या, डार्विनवाद दिया, यानी कि डार्विनिज्म दिया उन्होंने, अंग्रेजी में बोलने तो। उन्होंने क्या बोला, काफ़ी प्रसिद्ध रहा, सर्वाधिक प्रसिद्ध यही रहा, इन्हीं का बात सबसे पहले। डार्विन को पूरा से इसका महान अन्वेषक कहा जाता है, यानी कि पुराने चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, इनको महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1809 में पैदा ली और 1882 में चल बसे। ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखा हुआ, 1831 में बीगल नाम के विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। क्या बात है, पूरे विश्व का इन्होंने भ्रमण किया। किस जहाज पे, तो बीगल नाम के एक जहाज पे उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। सभी जीवों में प्रचुर, इन्होंने क्या बोला, डार्विनवाद के अनुसार बोला गया कि सभी जीवों में प्रचुर स्तनोत्पत्ति की क्षमता होती है। संतानोत्पत्ति यानी कि बहुत सारा बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, और प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो दूसरे जीवों से जीवन यापन संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि खुद को जीने के लिए क्या करते हैं, दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। जैसे शेर है और जैसे हिरन है, हिरन क्या करता है, जीने के लिए संघर्ष कर रहा है दूसरे जीव के साथ। तो वही बात है, प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हैं तो दूसरे जीवों से जीवन
यर्पण संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष सजातीय हो सकता है, यानी कि सेम जात के साथ, जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य मनुष्य लड़ रहा है तो वो कोई सजातीय हो सकता है। अंतर जातीय हो सकता है, यानी कि जात डिफरेंट हो, जैसे कि शेर हो गया, हिरन हो गया, दोनों का अंतर जातीय हो गया। पर्यावरणीय हो सकता है, जैसे कि आंधी आ गया, तूफान आ गया, ये भी हो सकता है। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं, याद रखना है। जो अगर दो सजातीय जीव भी है तो उसका नेचर एकदम बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, डिफरेंट कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये सब कैसे हो रहा है, प्रजनन के द्वारा हो रहा है। और ये सारे जो इन्वायरमेंट फैक्टर हैं ये सारा डिपेंड कर रहा है, संघर्ष उस पर डिपेंड कर रहा है, पर्यावरण डिपेंड कर रहा है। ये सारे चीज़ों के कारण फिर वो क्या होगा, एक नया जीव बनेगा धीरे धीरे। यहाँ लिखा विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है। जो विभिन्नता आ रहा है, क्या आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, धीरे 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 चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति बन जाती है। अब देखो इसी को बोलेंगे नई जाति। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे कि हम हैं अभी फिलहाल में ऐसे हैं, ठीक है, माना कि एकदम बेहतरीन है हम लोग। आने वाले समय में क्या होगा, धीरे धीरे हमारे बच्चा में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पे एकदम जो हम लोग का गुण है वो उस बच्चा से मिलेगा ही नहीं, जो हमारे आने वाले जनरेशन है उससे मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, वो कि नया जाति ही बन जाएगा, मनुष्य जाति वो नहीं रह पाएगा, कोई दूसरा ही जाति बन जाएगा, सोच लो। लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लगातार एक दिन में नहीं होता है, तो वो बहुत समय लगता है, ठीक है। तो उसी को बोले, वही दिया डार्विन बाद ने, तो धीरे धीरे क्या होता है, इतना धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि एकदम बिल्कुल नया भिन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, एक नई जाति ही बन जाती है, उनके द्वारा ये बोला गया। अब एक और सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया नव डार्विनवाद, जिसको बोलते हैं नियो डार्विन। थोड़ा सा उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया गया, नया नया वाला है ये, मतलब नया वाला डार्विन का सिद्धांत है ये। इसमें क्या बोला है कि जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया, क्या बोला है, डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया, जिसे नव डार्विनवाद कहा गया। इसके अनुसार क्या बोला है, किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिसमें इस जाति की नई जाति बन जाती है। ये नया वाला में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बोला गया। इसमें क्या बोला गया कि एक जाति है, उसमें बहुत सारी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो एक नया जाति बन जाता है। कौन कौन से प्रभाव है वो इन लोगों ने बताया। पहला बात है विविधता, क्या डिफरेंस है, एक दूसरे के में अंतर है, तो हम लोग क्या होगा, एक दूसरे के साथ संभोग करेंगे या जो भी करेंगे तो एक नया बच्चा पैदा होगा, कुछ तो कुछ डिफरेंट तो होगा, तो वही हो गया विभिन्नता, कि सब एक दूसरे से अलग है। तो ये एक इसका फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर उत्परिवर्तन, यानी कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, तो उसको बोले उत्परिवर्तन। दूसरा ये हो गया प्राकृतिक वरण, यानी कि नेचर का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे हम हैं, आने वाला जनरेशन उसमें हो सकता है आंधी तूफान उसको आने लगे, हो सकता है बाढ़ में रहे, तो हो सकता है तो प्राकृतिक भी एक उस पर फैक्टर रहेगा, तो हो गया प्राकृतिक वरण। और चौथा आता है जनन, जनन के कारण भी होगा डिफरेंट डिफरेंट। तो यही चार चीज़ मेन है, विविधता हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, और प्रकृति वर्ण हो गया, और जनन हो गया। चार फैक्टर किसी भी जाति पे प्रभाव डालते जाएगा तो एक नया जाति बन जाएगा, ये बोला गया न्यू डार्विनिज्म में, यानी कि नया वाला जो डार्विनिज्म का सिद्धांत दिया गया उसमें, ठीक है। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ये दोनों सेम ही है लगभग, खाली सिर्फ इसमें छोटा कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, ये सिद्धांत हो दिया गया होगो ब्रिज के द्वारा, हुआगो ब्रिज के द्वारा दिया गया, हुगो ब्रिज के द्वारा दिया गया। क्या दिया गया, उन्होंने 5 प्रमुख तथ्य बोले, उन्होंने क्या क्या बोला भाई, 5 बातें बोली है, बातों को ध्यान देंगे, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला उन्होंने बोला कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। ये जो बोला डार्विनवाद ने बोला ना कि धीरे धीरे वो चेंजिंग होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो उसी को नाम उन्होंने उत्परिवर्तन नाम दे दिया, कि वो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे ऐसा नहीं होता, वो उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि धीरे धीरे चेंजिंग के कारण नहीं होता, उसका एक नामकरण कर दिया उत्परिवर्तन। तो कुल बोला के बोल रहा है कि उत्परिवर्तन के द्वारा होता है, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे नहीं होता, ये बोला गया पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में ये बोल रहा है कि उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक होता है, यानी कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन आदमी है, जो प्रथम सदस्य जैसे कि हम हैं, तो हम क्या हो गए, उत्परिवर्तक हो गया, जो हमारे वाले आने वाले नस्ल है वो चेंजेस करेंगे, तो हम क्या हो गए, उत्परिवर्तक हो गए। तो जो प्रथम सदस्य वो क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तक कहलाएगा। और यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होगा, और जो सबसे शुद्ध नस्ल कौन होंगे, हम ही होंगे, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे तो चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो शुद्ध नस्ल कौन रह जाएंगे, हम ही रह जाएंगे। तो याद रखना है, जो हम रह गए उत्परिवर्तक ही क्या कहलाएगा, शुद्ध नस्ल कहलाएगा। ये पॉइंट बोला गया दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में क्या बोला गया कि उत्परिवर्तक अनिश्चित होते हैं, यानी कोई फिक्स नहीं कि इतना ही चेंज होगा, चाहिए ऐसा चेंज होगा, वो अनिश्चित होते हैं, ये बोला गया। तो बात समझ में आ रहा है आपको। चौथा पॉइंट में ये बोला गया कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि नेचुरल है कि ये सब में होना ही है। कैसे पढ़ा आपने, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वही बात यहाँ बोला गया कि सभी जीव जाति में एकदम एकदम ये है तो है, उसमें फिक्स है, प्राकृतिक नेचर है ऐसा कि उसमें परिवर्तन होना है तो होना। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया। पांचवा में बोल रहा है कि जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है,
जाति के भिन्न भिन्न सदस्यों में, यानी कि एक जाति का आप हैं लेकिन सदस्य भिन्न भिन्न है, तो उनके बीच में डिफरेंस हो सकते हैं, उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप में ये चेंजेज हुआ था, उस पड़ोसी में भी आपका यही चेंज हो जाए, उसके बच्चे में भी यही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, सब में अलग अलग चेंजेज हो, ये बोला गया है कि यानी कि एक जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन जो होगा भिन्न भिन्न हो सकता है। छठा पॉइंट ये बोला है कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारे उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने भिन्न हो कि उन्हें नई जाति माना जा सके। वही सेम ही बात बोला गया, डार्विनवाद के बारे में अनुसार ही बोला गया कि उत्परिवर्तन के द्वारा ऐसा जाति बन जाएगा ना, ऐसा मनुष्य बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा जीव बन जाएगा, जीवधारी बन जाएगा, जिसका गुण जो है मूल उत्परिवर्तक है उससे मिलेगा ही नहीं, तो उसको क्या बोल देंगे, नया जाति बोल देंगे। यही कुल मिलाकर है। पूर्ण चैप्टर आज पढ़ा है उन्हें जैव विकास के बारे में, तो ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये था हमारा जैव विकास, फिनिश हो गया। ठीक है, थैंक यू।